विज्ञान सत्य की खोज है और लोकतंत्र लोगों की। कार्ल सेगन का ये कहना आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार। आज हम भारत की चुनावी प्रणाली पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लगातार बदलती रही है और हाल में आपने सुना होगा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन मतलब SIR में पारदर्शिता की कमी को लेकर कुछ चिंताएं उठी हैं। ये दिखाता है कि चुनावी सुधारों की जरूरत तो है। ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, पर उन सभी के लिए भी जरूरी है जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठीक से समझना चाहते हैं। हम उपलब्ध जानकारी के आधार पर बात करेंगे, इतिहास से लेकर आज की चुनौतियां और आगे क्या सुधार हो सकते हैं, सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रणाली यहां तक पहुंची कैसे? आज़ादी से पहले तो बहुत सीमित अधिकार थे, फिर आज़ादी के बाद आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और हाँ, चुनाव आयोग ECI की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत। बिल्कुल, ये सफर काफी लंबा रहा है और इसमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव भी आए हैं। जैसे 1993 में चुनाव आयोग का बहुसदस्यीय बनना एक अहम कदम था वो। हाँ, संतुलन के लिए शायद। हाँ बिल्कुल। फिर वो 61वां संशोधन जिससे वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। युवाओं की भागीदारी बढ़ी उससे। अच्छा, और तकनीक के स्तर पर EVM वगैरह? हाँ, तकनीक ने भी बहुत कुछ बदला। 1989 में EVM आई, फिर 2011 में VVPAT मतलब वो पर्ची वाली मशीन। हाँ, VVPAT। और 2013 में नोटा का विकल्प भी मिला। और हाल में वो चुनावी बॉन्ड वाला मामला भी तो था 2024 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। हाँ बिल्कुल, वो भी एक बड़ा घटनाक्रम था जिसने चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। सही बात है, लेकिन इतने सारे विकास और बदलावों के बाद भी आज हमारी चुनावी प्रणाली के सामने बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, चुनौतियां तो कई हैं और काफी गंभीर भी। सबसे पहले तो चुनावी गड़बड़ियां ही हैं। जैसे वोट के लिए पैसे देना, बूथ कैप्चरिंग, और अब तो एक नया खतरा जुड़ गया है AI वाले डीप फेक का। हाँ, वो नकली वीडियो ऑडियो वाला। जी हाँ, बिल्कुल असली जैसे लगते हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये एक नई और बड़ी चुनौती है। और आदर्श आचार संहिता MCC, उसका पालन कितना हो पाता है? अक्सर सुनते हैं कि उल्लंघन होता है। हाँ, ये भी एक मसला है। MCC लागू तो होती है, पर उसका पालन खासकर बड़े नेताओं या स्टार प्रचारकों द्वारा कई बार सवालों के घेरे में रहता है। नियमों का उल्लंघन होता है, जैसे समय सीमा के बाद प्रचार या भड़काऊ भाषण। और 2024 चुनावों में जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हुई, वो क्या दिखाता है कि धनबल का असर कितना ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता मतदाता सूची की सटीकता को लेकर है। अच्छा, जैसे बिहार में SIR के दौरान करीब 65 लाख नाम हटाए गए। अब इसमें डर ये रहता है कि कहीं असली वोटर जो योग्य हैं, वोट देने से वंचित न रह जाए। हाँ, ये तो गंभीर बात है, खासकर जो गरीब हैं या प्रवासी हैं, समय से सुन रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े तो देखिए। 2024 के जो नए सांसद चुने गए हैं, उनमें से 46% पर आपराधिक मामले हैं। 46%? हाँ, और इनमें से 31% पर तो गंभीर आपराधिक मामले हैं, हत्या, अपहरण जैसे आरोप। ये तो बहुत चिंता की बात है। पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती हैं? अक्सर जीतने की क्षमता के नाम पर। जिसके पास पैसा है या बाहुबल है, उसे टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मीडिया का दुरुपयोग भी तो एक बड़ी समस्या है ना? पेड न्यूज, फेक न्यूज। बिल्कुल, और अब इसमें एक और चीज जुड़ गई है, माइक्रो टारगेटिंग। वो क्या है? वोटरों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से खास तरह के संदेश या विज्ञापन भेजना, उनकी सोच को प्रभावित करने के लिए। अच्छा, और VVPAT पर जो भरोसा कम होने की बात होती है? हाँ, कि भी सभी पर्चियों का मिलान नहीं होता, केवल एक छोटे सैंपल का होता है। तो अगर कहीं गड़बड़ी हो तो वो पकड़ में आएगी या नहीं, इस पर शक बना रहता है। और क्या बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, अनियंत्रित चुनावी खर्च एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 में अनुमान था कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 1 लाख करोड़? बाप रे। जी। फिर राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। 2024 में केवल 13.6% महिला सांसद चुनी गईं। ये तो काफी कम है। हाँ, और पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र की कमी है।
मतलब नेताओं के बेटे बेटी ही आगे बढ़ते हैं। 2019 में करीब 30% सांसद राजनीतिक परिवारों से थे। अच्छा। और आखिर में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठते रहे हैं, खासकर सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो 2023 में नया कानून आया, उस पर काफी विवाद हुआ। सही है। तो इतनी सारी और जटिल चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए किस तरह के सुधारों की बात हो रही है? क्या सुझाव हैं? सुझाव तो कई स्तरों पर है। एक बड़ा आइडिया है एक राष्ट्र एक चुनाव का। हाँ, कोविंद समिति ने भी यही कहा था। जी, इससे खर्च और प्रशासनिक बोझ कम हो सकता है। हालांकि इस पर बहस भी है कि क्या इससे क्षेत्रीय मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। सही है। और ये जो एमसीसी उल्लंघन या अपराधीकरण वाली बातें हैं, उनके लिए क्या? एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया जाए या जरूरत पड़े तो पार्टी की मान्यता रद्द या निलंबित की जाए। और आपराधिक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने ताकि फैसले जल्दी आए, जैसा दिनेश गोस्वामी समिति ने भी कहा था। और पार्टियों के अंदर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए। मतलब नियमित चुनाव हो, पारदर्शिता हो। और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और ये डिजिटल प्रचार का जो नया सिरदर्द है। सीआईए की स्वतंत्रता के लिए सुझाव है कि उसका बजट भारत की संचित निधि पर भारित हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है, और नियुक्ति पैनल में सीजीआई को फिर से शामिल किया जाए। अच्छा। डिजिटल प्रचार के लिए साफ गाइडलाइंस बने, फैक्ट चेकिंग का मजबूत सिस्टम हो और डीप फेक जैसी चीजों पर रोक लगे। और ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर है, फ्रीबीज और ईवीएम वीवीपैट पर भरोसा बढ़ाने के लिए। देखिए, फ्रीबीज पर लगाम के लिए पार्टियों को बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा। मतलब एक वित्तीय रोड मैप दें और वोटरों को भी जागरूक करना होगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने राज्य वित्त पोषण का सुझाव दिया था, उस पर भी विचार हो सकता है। और ईवीएम वीवीपैट, उस पर भरोसा बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर तय हो कि कितनी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए और अगर सैंपल में कोई भी गड़बड़ी मिले तो 100% गिनती हो। हाँ, ये सही रहेगा। और हाँ, वोटिंग बढ़ाने के लिए भी कोशिशें हों, जैसे मैं भारत हो जैसे अभियान चले हैं। और प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग मशीन्स आरवीएम्स पर भी विचार चल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये साफ है कि भारत की चुनावी यात्रा अभी जारी है। चुनौतियां बहुत हैं, गंभीर हैं, लेकिन सुधारों का रास्ता भी दिख रहा है। लक्ष्य यही है, एक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह चुनावी प्रक्रिया जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करे। बिल्कुल। भविष्य इसी पर निर्भर करेगा कि हम कितने नए सुधार ला पाते हैं और उन्हें कितनी अच्छी तरह लागू कर पाते हैं। लोकतंत्र की भावना को जिंदा रखने के लिए हमें 4 ई पर फोकस करना होगा। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, इक्विटी यानी समानता, एफिशिएंसी यानी दक्षता और एथिक्स यानी नैतिकता। और यहाँ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है कि ये जो नीतिगत चर्चाएं होती हैं, इनसे आगे बढ़कर जमीन पर असली बदलाव लाने में हम और आप, मतलब आम नागरिक, क्या भूमिका निभा सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। आज इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वालों से अनुरोध है कि अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।